हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का टाइप नंबर 3 डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 की वीडियो देख चुके होंगे और दोनों भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाला टाइप 3 हमारा लास्ट टाइप है, जिसके बाद आपका एडमिशन और पार्टनर चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं। तो आप लोग टाइप 3 की अपनी हेडिंग डाल देना। इसकी हेडिंग हमारी बन जाती है कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो ये हो गए मेरे कीवर्ड्स। तो इसमें बेसिकली मेरा बेसिस क्या बन जाता है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे कि हम लोग टाइप 2 में भी नए पार्टनर का कैपिटल निकालते थे, लेकिन वहां पे हम लोग प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालते थे, यहां पे भी हम नए पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे, लेकिन यहां पे हम ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके आता हूं। उस क्वेश्चन के माध्यम से इस वाले टाइप को भी हम लोग कवर कर लेंगे। आइए जी, तो आप लोग अपने टीएस गरेवाल बुक में, लेटेस्ट बुक में आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। तो इस वाले टाइप पे आपका एक ही सवाल दे रखा है आपकी किताब में, और एग्जाम में आने की थोड़ी संभावना कम रहती है, लेकिन नेवरदलेस आपको ये करना जरूर है। चलो तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ऑन 31st March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज। तो सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो आपको 31st March 2022 की एक बैलेंस शीट दे रखी है, तो फटाफट से एक बैलेंस शीट पे नजर मार लो। तो बैलेंस शीट में आपको मुद्दे की चीज मार्क कर लेनी है। तो इसमें मुझे एक मुद्दे की चीज दिख रही है लाइबिलिटी साइड पे, जनरल रिजर्व। ठीक है, तो 25,000 का आपको जनरल रिजर्व दे रखा है। इसके अलावा आपको इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी दे रखा है, लेकिन अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहां तो हमारा कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा पुराने पार्टनर्स के कैपिटल दे रखे हैं, और एसेट साइड भी आपकी बहुत साधारण सी है। कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। चलो अब हम अपने बाकी इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो भाई एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करो, जैसे हम अगर यहाँ पे एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप हमेशा नोट कर लो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन सी डेट को हो रही है। ठीक है क्योंकि बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ करते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। तो देखो, बैलेंस शीट तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 31st March 2022 की, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी एडमिशन कब हो रहा है, अगले दिन 1 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, तो इस डेट का आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये आपको हवा में डेट नहीं दे रखी, किसी वजह से दे रखी होती है डेट। अब यहाँ पे क्या बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या बच्चे ओवरलुक कर देते हैं चीज को, वो मैं आपको आगे बताऊंगा सवाल में, लेकिन नोट कर लेना कि यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है 1 अप्रैल को। चलो, तो दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/5 शेयर। तो आपको नए पार्टनर का शेयर बता दिया। विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम। ठीक है, तो यार इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया पार्टनर आया वो 1/5 शेयर के लिए आया, और सारा का सारा शेयर किससे मिला उसको, सारा का सारा शेयर उसको श्याम से मिला। इन अदर वर्ड्स, श्याम इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आप यहां पे लिख सकते हो, श्याम इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। श्याम अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है किसकी तरफ, महेश की तरफ। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो अब टर्म्स क्या क्या बता रखी है आपको। महेश शैल ब्रिंग ₹25,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, 25,000 लाया। और अब आपको क्या ध्यान देना है कि क्योंकि यहां पे श्याम अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है,
तो ये सारा का सारा पीएफजी, सारा का सारा प्रीमियम हम किसको दे देंगे, हम लोग शाम को दे देंगे। इसके अलावा कहता है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ रुपीज 7500 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड रुपीज 5000 इन सेटलमेंट। इस लाइन पे भी, इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा केयरफुल रहना, समझ जाना। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमने 7,500 रुपए का कभी पहले बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया था, पहले हमने कभी 7,500 का बैड डेट्स का नुकसान रिकॉर्ड कर दिया था। हमें लगा था अभी 7,500 रुपए नहीं मिलेंगे, तो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन उसमें से अचानक से 5,000 रुपए हमको वापस मिल जाते हैं। तो जो डेटर जिसको हमने राइट ऑफ किया था वो आ जाता है, वो कहता है कि एक काम करो भाई, देखो 7,500 की जगह 5,000 ले लो और बात को खत्म करो। तो जो हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया था उसमें से अब हमें 5,000 रुपए मिल गया। इसको आप लोग क्लास 11th में बोलते थे बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर आपको याद हो। और हम वहां बोलते थे कि बैड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम, ये एक इनकम होती है, एक फायदा होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट 5,000 रुपए का एक हमें फायदा हो गया, तो ये हम लोग कहां पे रिकॉर्ड कर देंगे, अपने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। चलो थर्ड में कहता है क्लेम ऑफ रुपीज 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो एक वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 12,500 का। तो क्वेश्चन में आपको रिजर्व तो कुछ दे नहीं रखा, रिजर्व तो हमने बनाया ही नहीं था इसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। दैट मीन्स पूरा का पूरा 12,500 का जो लाइबिलिटी हमारे एक प्रकार से नुकसान हो जाएगी, तो हमें इसको पूरा अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आप कह सकते हो आ रही है। रिजर्व होता तो फिर हम लोग रिजर्व में से देख लेते, लेकिन क्योंकि रिजर्व है नहीं, तो अब हमें पूरी की पूरी लाइबिलिटी को नुकसान की तरह दिखाना पड़ेगा। तो फोर्थ में कहता है मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 5,000। तो मशीनरी हमारी अंडर वैल्यू थी 5,000 रुपए से, मशीनरी हमारी अंडर वैल्यू थी 5,000 रुपए से, यानी 5,000 रुपए कम वैल्यू पे आ रही थी, हमको 5,000 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी मशीनरी को इसमें। सिमिलरली स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। तो हमारा जो स्टॉक वैल्यू हो रखा था बैलेंस शीट में, वो मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा वैल्यू हो रखा था। इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर लूंगा जब हम लोग अपने सोल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। तो वहां मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, इसकी थोड़ी सी मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा, थोड़ी मैं आपको लिंकिंग कराऊंगा। फिफ्थ में कहता है महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। देखो यहां पे आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट वाला डिस्कशन आ रहा है, बेसिकली टाइप 3 वाला। और यहां पे देखो कीवर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपके कीवर्ड्स है जिससे आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। तो मैंने तीनों टाइप डिस्कस करे और तीनों में मैंने आपको बताया कि क्या कीवर्ड्स हैं, क्या की लाइन है जिससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा केस लग रहा है यहां पे, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलता है जब क्वेश्चन, तो हमारा टाइप 2 लगता है, पर यहां उसने प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं बोला, उसने बोला है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। इसलिए हम यहां पे अपना टाइप 3 लगाएंगे। और वैसे मैं आपको कंबाइंड कैपिटल निकालना सिखा चुका था टाइप 2 में, अगर आपने मेरी टाइप 2 की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी में मैंने आपको बता दिया था कंबाइंड कैपिटल क्या होती है, और मैंने वहीं बता दिया था कि देखो ये कंबाइंड कैपिटल हमारा टाइप 3 का बेस बनेगा। हालांकि यहां पे मैं दोबारा बताऊंगा, बट अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या है। चलिए रिक्वायरमेंट क्या है भाई क्वेश्चन की, तो रिक्वायरमेंट आपकी वही घिसी-पिटी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है ऑफ न्यू फर्म। आइए जी, चलो तो अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन पे, अपनी किताब में चाहे तो खोल लेना, हम लोग इसको सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 वैसे है बहुत इजी, बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना, चाहे तो वीडियो थोड़ी सी आगे कर लेना, मैं जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूं, तब तक आप भी अपने पास साफ साफ बना लोगे तो अच्छा रहेगा। चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये मेरा बन गया पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये है रुपीस, ये भी है रुपीस, ये है मेरी क्रेडिट साइड, ये है मेरी डेबिट साइड, खत्म, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिखना है भाई, पर्टिकुलर्स।
पर्टिकुलर्स, प्रॉपर फॉर्मेट एग्जाम में। चलो एक एक करके डील करते हैं। तो वापस से मैं अपने सवाल पे आ जाता हूं, आप लोग भी सवाल देखते रहना। तो पॉइंट नंबर 2 देखो, सबसे पहला हमारा एक बैड डेट्स रिकवर हुआ है। तो अब देखो बैड डेट्स रिकवरी में एंट्री कैसे जाऊंगा, तो मैं उसके लिए यहां पे आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। तो देखो जब बैड डेट्स रिकवर की एंट्री होती है, जो आपने सीख रखी है अपनी 11th में, हम क्या एंट्री करते हैं, हम करते हैं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, राइट। ये हमारी ओरिजिनल एंट्री होती है बैड डेट्स रिकवर की। तो और यहां पे भी हमने यही एंट्री करी होगी जब ये बैड डेट्स रिकवर हुआ होगा, या राधा मुझे बोलना चाहिए जो एंट्री मुझे करनी है बैड डेट्स रिकवर पर। लेकिन यहां पे हम सारे नॉमिनल नेचर की चीजें कहां डाल देते हैं, अपने रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सारे फायदे नुकसान को डालते हैं, इसलिए हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, हम इस बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को खुला नहीं छोड़ सकते, इसको हमें डाल देना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो ये मेरा बाद में ट्रांसफर हो जाएगा, या बाद में का तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है जी। तो असली एंट्री आपकी ये होगी। बट अब इस एंट्री का आप नेट इफेक्ट देखना जरा, इन दोनों एंट्री का आप नेट इफेक्ट देखना। तो इसमें बैड डेट्स रिकवर्ड तो 5,000 से डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, तो ये तो मेरा कैंसल ऑफ हो गए। तो मेरी नेट पे देखो क्या एंट्री हुई, नेट में मेरी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो इसलिए मैं अब अपनी इसकी पोस्टिंग इसी नेट इफेक्ट के हिसाब से करूंगा। तो नेट पे तो बैंक टू रिवैल्यूएशन हो रहा है, इसलिए मैं अब इसकी पोस्टिंग अकॉर्डिंगली करूंगा। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 5,000। ठीक है, एक इस बात का आपको ध्यान रखो। सेकेंड, अ क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी मेड। तो एक नई लाइबिलिटी आ रही है, आप इसे कह सकते हो एक काइंड ऑफ एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बुक्स में लाना नुकसान है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड पे कितना, 12,500, 12,500, सिंपल। ये भी बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पे आ जाओ। मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाय 5,000। तो हमारी मशीनरी 5,000 से कम वैल्यू थी, हमारी 5,000 रुपए से कम वैल्यू आ रही थी मशीनरी की, तो इसलिए हमको मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ना मतलब एक फायदा। तो अब हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे 5,000 रुपए से, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। ये भी बात खत्म। फिर कहता है स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो मैं ये आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, मैं इसकी डिस्कशन यहां पे आपके साथ करता हूं, इधर ही कर लेते हैं। चलो, तो असली मेरे वर्किंग नोट्स यहां पे स्टार्ट हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो दिस इज नॉट वर्किंग नोट, ये तो आपको एग्जाम में नहीं दिखाना, नॉट फॉर एग्जाम। ये खाली समझाने के लिए आपके साथ चर्चा करी थी। बट इस स्टॉक वाले पॉइंट के लिए आप वर्किंग नोट बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली अपना वहां पे भी कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे थोड़ी आपके साथ चर्चा करनी है, नहीं तो इस तरह के पॉइंट में बाद में बच्चों में बहुत डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन आती है। वो कह रहा है कि भाई हमारी जो स्टॉक वैल्यू रखी थी वो मार्केट वैल्यू से 10% पे वैल्यू थी। तो अगर मैं बोलता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक अज्यूम कर लो एक्स है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं एक्स। तो ये कह रहा है कि जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है अभी, जो हमारी बैलेंस शीट में अभी वैल्यू आ रही है, ये मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा है। तो इसको मैं बोल सकता हूं एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, राइट। तो अब मेरी बैलेंस शीट में वैल्यू आके रही है स्टॉक की, वो आ रही है 82,500। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। 82,500 इज इक्वल टू, अब इसको मैं सॉल्व कर दूं तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 प्लस 10x, राइट। तो अब मैं x वाली जो वेरिएबल वाली फिगर है वो मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं क्योंकि वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100x इज इक्वल टू 82,500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 82,500 इंटू 100 अपॉन 110, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 75,000। ये आ जाएगा 75,000। ठीक है जी। तो 75,000 है क्या, 75,000 है मेरी मार्केट वैल्यू, मेरे स्टॉक की मार्केट वैल्यू। एग्जिस्टिंग वैल्यू आ रही है 82,500। अब मुझे क्या करना है,
अपने स्टॉक को 82,500 से कम करके कितना कर लेना है, 75,000। तो रिडक्शन कितनी आ गई, रिडक्शन बताओ कितनी आ गई, रिडक्शन इन स्टॉक, स्टॉक मुझे कितने रुपए से अब कम करनी है, 7500। तो मेरा रीवैल्यूएशन का नुकसान कितना है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू मैं कम कर रहा हूं, तो रीवैल्यूएशन का मेरा नुकसान कितना है, 7500 का। ठीक है, तो अभी मैं डाल दूंगा इसको रीवैल्यूएशन पे, मैं बट अभी थोड़ी सी चर्चा और करूंगा इस वाले पॉइंट पे, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। ठीक है, आपका दिमाग मेरा खुलने का पर्पस है, इसलिए थोड़ी ज्यादा चर्चा कर रहा हूं। अब एग्जाम में आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, एग्जाम में ये वाली कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लंबी कैलकुलेशन है, हम इसको थोड़ा सा एक स्मार्ट वे में कर सकते हैं, और थोड़ा इसका एक स्मार्ट तरीका है करने का। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चों वाली मैथ्स लग रही है, एक्स मानो, ये करो वो करो, ये 6th क्लास वाली मैथ्स लग रही है। हमें 12th क्लास में हम बड़े हो गए, तो हम थोड़ी बड़े वाली मैथ्स अप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे भाई देखो, जब मैं कह रहा हूं कि मेरा स्टॉक मार्केट वैल्यू से 10% से ज्यादा आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जो स्टॉक की वैल्यू 82,500 की आ रही है, दिस इज इक्वल टू 110% ऑफ मार्केट वैल्यू। अगर मैं इस बात को इस तरह से लिखूं, तो क्या आपके पेट में दर्द तो नहीं होता, क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कोई तकलीफ नहीं होती होगी, क्योंकि इसका मतलब आप समझ गए होंगे, राइट। तो अगर मैं इसी से बोलूं कि भाई मेरी मार्केट वैल्यू आएगी कितनी की, तो मैं इसको बोल सकता हूं 82,500 डिवाइडेड बाय 110%। क्या ये लिखूं तो क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, तो जब ये क्या कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 82,500 डिवाइडेड बाय 110, और 100 ऊपर आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली किया मैंने यही वाला काम, किया मैंने यही काम, लेकिन अब इसको मैंने थोड़ा सा और बेटर वे में दिखाया, थोड़ा 12th क्लास वाले लेवल पे दिखाया मैंने। ठीक है, एक्स अज्यूम करो, ये करो वो करो, तो देखो 2 लाइन में मेरी कैलकुलेशन हो गई, यहां पे, यहां मेरी 2 लाइन में कैलकुलेशन हो गई। तो कोशिश करना है आपको कि आप स्मार्ट वे में करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कैलकुलेशन दिखाओगे तो कोई नंबर काटेगा आपके, लेकिन ये कैलकुलेशन में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ये ज्यादा दिखने में अच्छा लगेगा और टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है, तो पहली मेरी डिस्कशन ये है, फर्स्ट माई डिस्कशन पॉइंट इज दिस। अब दूसरा डिस्कशन पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ठीक है सर, हम मान गए स्टॉक की मार्केट वैल्यू है 75,000, हमारे बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है 82,500, बट व्हाई आर वी रिड्यूसिंग आवर स्टॉक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू? हम स्टॉक की वैल्यू मार्केट वैल्यू पे कम कर ही क्यों रहे हैं? कहां लिखा है ऐसा? भाई हम तो बचपन से ही सीखते हैं कि भाई हमारी जो एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में आती है वो कॉस्ट पे आती है ना। हम मार्केट वैल्यू में तो कभी एसेट रिकॉर्ड करते ही नहीं, तो यहां हम स्टॉक की वैल्यू मार्केट वैल्यू पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो उसके पीछे का रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन ये है, आपने क्लास 11 में चीज पढ़ी थी जो मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूं कि आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं आपको याद दिला देता हूं। क्लास 11 में आप पढ़ते थे कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या आपको याद है ये आप लोग बचपन में पढ़ते थे, क्लास 11 में पढ़ते थे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम सिंपल भाषा में बोल देते थे मार्केट वैल्यू। हालांकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू की अपनी एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है, बट उस टेक्निकल डेफिनेशन में आपको जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको आप सिंपली समझ लो मार्केट वैल्यू। तो इन शॉर्ट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी लोअर है उस पर हमारी स्टॉक आनी चाहिए, यह आपको याद होगा। यह था एज पर योर प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो इसको फॉलो करने के लिए हम लोग बेसिकली यहां पे अपनी स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे ला रहे हैं। आप ऐसा समझ लो कि अभी हमारी बैलेंस शीट में जो 82,500 की वैल्यू आ रही है, ये अभी कॉस्ट पे आ रही होगी, जबकि इसकी वैल्यू अब मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है 75 पे, तो लोअर फिगर मेरी 75 है, इसलिए मेरे को अपनी स्टॉक को कम करना पड़ रहा है, मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इंटरलिंकिंग मैं आपको यहां पे कराना चाहता था। इन छोटे छोटे इंटरलिंकिंग जहां पे कर लेते हो आप, तो आपका दिमाग एक तो बहुत अच्छे से खुल जाता है और रिटेन रहता है। अब इस तरह का पॉइंट कभी भी आपको दिखेगा अपनी क्वेश्चंस में, आप हमेशा इस पे इंटरलिंक कर पाओगे, राइट। इसलिए मुझे इस पे थोड़ी सी चर्चा करनी थी। एग्जाम में ये सब नहीं करना आपको, एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में तो आपको अल्टीमेटली बस ये निकालना है कि कितने से आपको स्टॉक कम करनी है और उसको रिवैल्यूएशन में डाल देना है, काम खत्म। बट यहां पे हम लोग अपना दिमाग खोल रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके साथ यहां चर्चा करी। चलो जी, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोग समझ गए होंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, हमारा क्रक्स सारी बातों का क्या निकला कि हमें अपना स्टॉक 7500 से कम करना है। तो बस अब मैं इसको यहां पे डाल देता हूं अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो मेरा स्टॉक कम हो गया 7500 से। दैट्स इट।
ठीक है जी, हो गया। अब मैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर सकता हूं, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी और पॉइंट नहीं है। तो टोटल मेरा डेबिट साइड का दिख रहा है, ज्यादा आ रहा है, 20,000 आ रहा है, और मेरा बैलेंसिंग फिगर यहीं पे बच रहा है। कितना बच रहा है? आई थिंक 10,000 बच रहा है। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर बचने का मतलब हम क्या बोल देते हैं, दिस इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और इसको हम लोग पुराने पार्टनर्स में डाल देते हैं, राम और श्याम, वो भी इनके पुराने रेशियो में। तो इनका पुराना रेशियो था 3:2, तो ये आ जाएगा 6,000 और 4,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका खत्म। अब हम लोग अपना पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। चलो चलिए जी, तो मैंने अपना पार्टनर्स कैपिटल का एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो पहले आप भी अपना पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लेना। 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम और महेश, 3 पार्टनर्स के 3 कॉलम बन गए। ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन है उसको डालना होता है। तो लिख दूंगा बाय बैलेंस पीडी, ये कितना कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख और 1 लाख। ठीक है, सेकेंडली जो भी रिजर्व वगैरह उड़ाने हैं, फिक्टिशियस एसेट्स उड़ाने हैं, गुडविल एग्जिस्टिंग उड़ानी है, जो भी करना है सबसे पहले हमें वो कर लेना होता है। तो बाय जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में एक रिजर्व दे रखा है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेसिकली पुराने रेशियो में। तो 25,000 दे रखा है, इसको 3:2 में अगर मैं बांटूंगा तो ये आई थिंक बटेगा 15 और 10। तो ये बात भी हो गई खत्म। अब ये बात खत्म, इसके बाद सेकेंडली हमने रीवैल्यूएशन का जो लॉस निकाल रखा था इसको ट्रांसफर कर दो। तो रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया, ये कितना कितना हमने बांटा था, 6 और 4, 6 और 4। दिस इज ऑल्सो डन। दूसरी बात, प्रीमियम फॉर गुडविल आया था क्वेश्चन में, प्रीमियम फॉर गुडविल आया था पार्टनर हमारा महेश, कितने रुपए का, 25,000 का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट करना होता है, तो वो भी आ जाएगा। अब यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है कौन, अकेला श्याम है, तो सारा का सारा पीएफजी हम किसको दे देंगे, श्याम को दे देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गया श्याम में 25,000। तो दिस इज ऑल्सो डन, राइट। तो आई बिलीव अब सारी चीजें आ गई। अब एक चीज और आनी है, ऑफ कोर्स जो नया पार्टनर है वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा, लेकिन वो कितना कैपिटल लेके आएगा ये मेरे को अभी पता नहीं है, ये मुझे अभी पता नहीं, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो जिसके लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूं, तो बस अब उसी पॉइंट पे हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। तो फटाफट से मैं अकाउंट को पहले क्लोज करने की प्रक्रिया शुरू कर देता हूं, और फिर हम अपने कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब महेश मेरा नया कैपिटल लेके आएगा, लेकिन कितना लाएगा मुझे पता नहीं। इसके लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे कंबाइंड कैपिटल निकालना है, क्योंकि कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे मैं निकालूंगा कि महेश कितना कैपिटल लेके आएगा। तो उसके लिए मुझे पुराने पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होते हैं। अब एडजस्टेड कैपिटल वाला डिस्कशन हम ऑलरेडी टाइप 2 में भी कर चुके। तो एडजस्टेड कैपिटल इज नथिंग बट व्हाट, जो आपका बैलेंस बच रहा है पुराने पार्टनर्स का अभी सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, रिजर्व बांटने के बाद, रिवॉल्यूशन वगैरह होने के बाद, पीएफजी के एडजस्टमेंट करने के बाद, सबके बाद जो बैलेंस बच रहा है पार्टनर्स का, उसी को हम लोग एडजस्टेड बैलेंस बोल लेते हैं। तो फटाफट से पहले आप लोग पुराने पार्टनर्स का एडजस्टेड बैलेंस निकाल लेना। अगर राम की बात करूं तो टोटल आ रहा है 165 और इसका बच रहा है 159। शाम की बात करूं तो शाम का टोटल कितना आ रहा है, 1,35,000 और बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 1,31,000। 1,31,000। ठीक है, तो ये मेरे जो क्लोजिंग बैलेंस आ गए पुराने पार्टनर्स के, यही मेरा एडजस्टेड कैपिटल है। अब मैं अपने वर्किंग नोट पे आ जाता हूं। तो सेकेंड वर्किंग नोट पे हम लोग आ जाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। फर्स्ट वर्किंग नोट में क्या दिखाया था हमने, स्टॉक की कैलकुलेशन दिखाई थी। अब यहां हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ महेश कैपिटल on the basis of combined capital या combined capitals बोलना चाहिए of राम एंड श्याम। तो आप देखो, वर्किंग नोट मतलब ये रफ वर्क नहीं होता। इस प्रकार से देखो वर्किंग नोट बनती है। जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसकी प्रॉपर हेडिंग डालो, पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए आपने वर्किंग नोट में किया क्या है, क्या आप निकाल रहे हो,
क्यों निकाल रहे हो, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बच्चे इस बात का ध्यान नहीं देते। बच्चों को लगता है वर्किंग नोट मतलब रफ वर्क। आप बिलीव नहीं करोगे, कई सारे टेस्ट मेरे पास आते हैं जिसमें बच्चे वर्किंग नोट के हेडिंग तो डाल देते हैं बट उसके नीचे सारी रफ वर्क दिखाते हैं। भाई आप जो रफ वर्क नहीं करते अपना प्लस माइनस करने के लिए, जो बच्चों वाली मैथ्स वो लगाते हो, वो सारी चीजें दिखा देते हो वर्किंग नोट में। वो वर्किंग नोट नहीं होता भाई। अकाउंट्स में वर्किंग नोट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। वर्किंग नोट बहुत इंटीग्रल जरूरी पार्ट होता है आपके अकाउंट्स में पूरे सोल्यूशन का। इवन दो आपका मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनता, लेकिन आपका ओवरऑल सोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसको भी आपको इक्वली अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना है, जितने इक्वली अच्छे आप अपना मेन सोल्यूशन जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो फोकस ऑन दैट। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आपको लगता है कि सर हम वर्किंग नोट में इतनी हेडिंग डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ट्रस्ट में आप थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा डालो, जब सेल्फ प्रैक्टिस करो उसमें आप ऐसे ही करो। प्रॉपर वर्किंग नोट लिखो, नंबरिंग करो कि 1 में हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 में ये कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, ये अगर आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में ले आओगे ना तो आपको एग्जाम में हाथों में दर्द नहीं होगा। आपको लगेगा ठीक है, इजी है ना। आपको यूज टू हो जाओगे, आपको आदत लग जाएगी इस तरह करने की। तो आपको मेहनत करनी है, अभी मेहनत करने के दिन है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करोगे, एफर्ट ज्यादा करोगे तो आपकी प्रैक्टिस लग जाएगी। लेकिन अभी आप इसको लाइटली लोगे, आप ये सोचोगे कि अरे अभी तो हम ऐसे ही रफ कर लेते हैं, एग्जाम में तो हम लोग कर ही लेंगे। अगर आप इस मेंटालिटी में रहोगे ना, ट्रस्ट मी वो कभी नहीं होगा। जब आप एग्जाम में करने बैठोगे और जब एग्जाम में इस तरह से प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको पेपर लेंदी लगेगा और मेरे को पूरी गारंटी आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो प्लीज वर्किंग नोट अच्छे से प्रेजेंट करना। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, आप ऐसे ही अपने एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। चलो ठीक है, तो मेरे को बीच बीच में ये टाइम वेस्ट करना पड़ता है। आपको लगता होगा मैं प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस जो मैं देखता हूं बच्चों की, मैं पेपर वगैरह चेक बहुत करता हूं, मेरे को काफी अब इस बात का एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मैं आपको बस बता देता हूं ताकि आप लोग अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट करो। राइट, एनीवे, तो हम निकाल रहे हैं महेश का कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ राम एंड श्याम। तो हमें सबसे पहले राम एंड श्याम का कंबाइंड कैपिटल निकालना है। तो उसके लिए मेरे को चाहिए एक तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम और मुझे चाहिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ श्याम। तो ये कितना कितना निकाला था, एज यूजुअल मैं भूल चुका हूं, 159 एंड 131। 159 और 131, इसकी जरा टोटलिंग करेंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 2,90,000 आ रहा है। तो देखो आप पूरा लिखोगे, दिस इज कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। नहीं लिखते बच्चे ये आप, और आपको भी पता होगा क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चे नहीं लिखते, आप भी उनमें से ही होगे जो नहीं लिखते। मैं आप लोगों की इंसल्ट नहीं करना चाहता, खाली आप लोगों को गाइड करना चाहता हूं कि भाई आप इन चीजों पे भी फोकस करो अपनी प्रैक्टिस के दौरान। कॉन्सेप्ट पता है, आपको आंसर निकालना आता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको आंसर निकालना आता है। सिर्फ आंसर निकालना आपका काम नहीं खत्म होता, आपको उसको प्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन। तो अब आप इसमें आप निकाल सकते हो कि भाई हमारे बेचारे नए पार्टनर का कैपिटल कितना आएगा, महेश शेयर इन कैपिटल। तो बस हमने कंबाइंड कैपिटल निकाल ली, इसका हम 1/5 निकाल लेंगे, उसका जो शेयर था वो आ जाएगा कितना कितना आ रहा है ये, 290 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज कमिंग आउट टू बी 58,000। 58,000। ठीक है, तो आ जाओ जी। तो कितना कैपिटल लेके आएगा नया पार्टनर महेश, 58,000। तो बस यही हमको निकालना था और आपका काम खत्म। जब आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हो तो आप यही प्रक्रिया फॉलो करते हो, यानी कि आप ये निकालते हो प्रोपोर्शनेट कैपिटल टाइप 2 वाले में भी आप ये निकालते हो। बस इसके बाद आप एक एडिशनल काम और करते हो, आप पुराने पार्टनर का जो कंबाइंड शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल निकालते हो। आपको उतना एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ये तो आपका और भी अच्छी बात हो गई, आपको वो एक एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा। राइट, तो इसमें अगर मुझे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना होता तो बचे हुए पार्टनर का 4/5 जो बचा हुआ शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मैं मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा टोटल कैपिटल आ जाता। बट ये काम हमको यहां पे नहीं करना, हमको तो यहां सिर्फ कंबाइंड कैपिटल चाहिए, तो हमारा काम खत्म।
इसी के साथ मेरा कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता है और बस कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम पे इतना ही आपको इसमें सीखना था, बाकी अब आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बनाना तो है बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा काम और करवाना चाहता हूं, जो वैसे आपको इस सवाल में पर्टिकुलरली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कराना चाहता हूं। तो अगर क्वेश्चन यहां पे आपको बोले कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो? तो आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर भी आना चाहिए। हालांकि इस सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक मैं आपको बीच में डाइवर्ट करके एक्स्ट्रा काम कराना चाहता हूं। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको फंडा पता होना चाहिए। आपको हर पार्टनर का न्यू पीएसआर चाहिए, न्यू पीएसआर चाहिए हर पार्टनर का। तो वो कैसे निकलता है? ओल्ड शेयर लेते हो और उसमें प्लस या माइनस कर देते हो गेन या सैक्रिफाइस, तो नए पार्टनर का नया शेयर आ जाता है, सॉरी पार्टनर्स का आपका नया शेयर आ जाता है, राइट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी वैसे डिस्कस किया था, तो सेम चीज है। तो अब जैसे राम की मैं अगर बात करूं, तो राम का पुराना शेयर देखोगे तो राम का पुराना शेयर था आई थिंक 3/5। अब राम ने क्या कोई गेन या सैक्रिफाइस करा है? गेन तो किया ही नहीं, सैक्रिफाइस भी नहीं किया, क्योंकि अकेला शाम ही सारा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसके शेयर में तो कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, तो इसका शेयर आपका 3/5 ही कंटिन्यू होगा। मुझे प्लस ना लिख के माइनस लिखना चाहिए, यहां पे ज्यादा एप्ट लगेगा। चलो ठीक है, अब मैं शाम की बात करता हूं। शाम का ओल्ड शेयर था 2/5, लेकिन ये अब सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5। पूरा जो आपका महेश का शेयर है वो ये अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका अब नया शेयर निकल के आ जाएगा कितना? 1/5। और अगर मैं महेश की बात करूं, तो महेश का तो शेयर डायरेक्टली गिवन है 1/5। तो यहां आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो गई, आपको डायरेक्टली निकल के आ जाएगा आपका न्यू पीएसआर कितना? 3:1:1। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सवाल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम में निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे, राइट। तो ये आप लोग और मेरे साथ साथ कर लेना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। चाहे तो ऊपर लिख लेना, नॉट फॉर एग्जाम। एग्जाम में तो हम ये तभी करेंगे जब एग्जाम आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलो चलो, अब मैं आ जाता हूं अपने वापस से सोल्यूशन पे। तो लास्ट हमें क्या करना है? रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनानी है। और रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में भी एक छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, थोड़ा सा प्रवचन मैं आपको यहां पे भी दूंगा। चलो ठीक है, इसको और बड़ा ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलो, ये मेरा बन गया छोटा सा फॉर्मेट। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। और अब बच्चे देखो क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो सिर्फ बैलेंस शीट लिख देते हैं, कुछ बच्चे तो बैलेंस शीट भी नहीं लिखते, ये लिख के आते हैं हेडिंग में। ये तो बिल्कुल नहीं लिखना आपको, बीएस कुछ नहीं होता, ठीक है। बीएस मत लिखना, एक बैलेंस शीट लिखना पूरा, और उसमें भी पूरी डेट, एज एट व्हाट डेट। अब कौन सी डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो? अब यही बच्चे झोल करते हैं, यही बच्चे झोल करते हैं। बच्चे देखते हैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट है 31 मार्च को, तो बच्चे भी लिख के आ जाते हैं 31 मार्च 2022, ये लिख के आते हैं बच्चे। ट्रस्ट में, अगर आपने ये लिख दिया ना, आपके नंबर पूरे चांसेस है कटने के, आधा नंबर तो कम से कम आपका यहीं कट जाएगा देख के। इवन अगर आपका पूरा बैलेंस शीट ठीक है, पूरा क्वेश्चन ठीक है, तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली 31 मार्च को आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे, आप बना रहे हो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद की बैलेंस शीट बना रहे हो। और क्वेश्चन में मैंने आपको मार्क करवाया था स्टार्टिंग में ही, कौन सी डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है? सर 1 अप्रैल को हो रहा है, 1 अप्रैल को रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये जो आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बन रही है, ये कौन सी डेट को बन रही है? ये 1 अप्रैल को बन रही है। मेजॉरिटी बच्चे, मैंने हार्डली जो टेस्ट में देखता हूं उसमें हार्डली होते हैं कुछ बच्चे जो ये लिख के आते हैं, नहीं तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट 31 मार्च लिख के, आंख बंद करके लिख के आते हैं। तो दिमाग थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा आपको, है ना। दिमाग ओपन रखोगे तब आप कर पाओगे। दिमाग बंद करके अगर आप रटे रटाई चीजों को करने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा गड़बड़ होगी, राइट। चलो, अब तो बैलेंस शीट बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाएगी। तो पहले अपना फॉर्मेट पूरा तैयार कर देते हैं। लाइबिलिटीज यहां पे है, रुपीस का कॉलम यहां हो गया, फिर एसेट्स यहां पे आ जाएंगी और रुपीस का कॉलम यहां आ जाएगा, काम खत्म। और सबसे पहले जो तरीका मैंने आपको बता रखा है उसको फॉलो करना है। कैपिटल सबसे पहले हमको डाल देनी है। तो पुराने पार्टनर्स की, सॉरी मतलब बच्चे जो भी नए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स आपको पता है। तो राम
श्याम, महेश। तो राम की कितनी निकाली थी 159, श्याम की निकाली थी कितनी 131, महेश की कितनी निकाली थी 58, और फिर इसका टोटल लिख लेते हैं। तो इसका टोटल आ कितना रहा है, टोटल आ रहा है 3,48,000, 3,48,000। लेकिन सर एक बात तो बताओ, हमने टोटल कैपिटल तो 2,90,000 निकाला था, तो सर 2,90,000 ही आना चाहिए था टोटल कैपिटल, क्योंकि यहां पे तो 348 आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ नहीं हुई है। ये जो 2,90,000 हमने कैपिटल निकाला था, ये हमने रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का टोटल कैपिटल नहीं निकाला था, ये हमने खाली कंबाइंड कैपिटल निकाला था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ महेश कैपिटल। तो ये 290 निकालने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि हम महेश का कैपिटल निकाल पाए कि कितना है, दैट्स इट। ये हमारा टोटल कैपिटल नहीं था, है ना, क्योंकि आप जब टोटल कैपिटल आप लोगे तो उसमें आपको महेश का कैपिटल भी ऐड करना पड़ेगा। तो आपको इस कंबाइंड कैपिटल पे महेश का भी कैपिटल ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल कैपिटल आएगा इस मेथड में। एक ये आपको बात का ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल निकाला था हमने इसमें नए पार्टनर का कैपिटल एक तो निकाल लिया, और फिर हमारा जो टोटल आएगा बेसिकली 3,48,000 वो होगा हमारे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का टोटल कैपिटल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए, अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी आप बनाओ रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, एक आप अपनी क्वेश्चन की बैलेंस शीट खोल लो, और दूसरा आप अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक तिरछी नजर रखो। हमेशा इसको फॉलो करना, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो अब अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो एक मेरा आ रहा था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये हमारा चलता रहेगा 55,000, ठीक है। एक नजर रखना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर आपका आ रहा था क्रेडिटर्स, तो क्या क्रेडिटर्स में कोई बदलाव हुआ ना, क्रेडिटर्स भी हमारे सेम रहे। बस, क्या कुछ और भी आएगा लाइबिलिटी साइड? यस, हमने एक वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम की बेसिकली लाइबिलिटी बनाई थी रिवॉल्यूशन पे, कितने की 12,500 की। तो ये हमारी आ जाएगी यहां पे, इसको लिखना मत भूलना, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। चलो, लाइबिलिटी साइड तो मेरी खत्म। अब मैं आ जाता हूं एसेट साइड पे, ठीक है। अब एसेट साइड में थोड़ा सा सीक्वेंस ठीक रखने के लिए मैं पहले फिक्स्ड एसेट डाल देता हूं, है ना, क्योंकि मैं जब कैपिटल्स पहले ले रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस चल रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी एसेट साइड को भी इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस रखूं, यानी लंबी लॉन्ग टर्म वाली जो एसेट्स है वो पहले दिखाऊं। तो मशीनरी मेरी 142,500 थी, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लेना एक बार, मशीनरी की वैल्यू हमने 5,000 रुपए से बढ़ाई थी, तो अब नई वैल्यू आ जाएगी 147,500, 147,500, ठीक है। तो ये खत्म। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। चलो डेटर्स पहले डाल देते हैं, हालांकि आप एग्जाम में कोई भी ऑर्डर कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसे ही थोड़ा ठीक रखने के लिए इसको कर रहा हूं। डेटर्स में कोई बदलाव नहीं, इसके अलावा प्रोविजन है 12,500 का, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो ये आपका नेट डेटर कंटिन्यू रहेगा 1.5 लाख का। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। तो स्टॉक की हमने नई वैल्यू निकाली थी, बेसिकली मार्केट वैल्यू 75,000 की, याद होगा आपको। तो ये तो हमको डायरेक्टली 75,000 पे लाना है अपनी मार्केट वैल्यू पे, राइट। तो ये भी खत्म। नेक्स्ट लास्ट आपका क्या बच गया, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक के लिए आप या तो वर्किंग नोट में अकाउंट बना सकते हो, लेकिन क्योंकि इसमें 2-3 ही आइटम है, तो आप यहीं पे ब्रैकेट में भी कैलकुलेशन दिखा सकते हो, आपकी श्रद्धा है, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं। तो एग्जिस्टिंग बैलेंस है 25,000, तो पहली बात तो भाई आंख बंद करके 25,000 मत लिख के आ जाना सोल्यूशन में, क्योंकि 2-3 चीजें हो रखी है हमारी कैश एट बैंक में। पहली चीज क्या याद करनी है आपको, पहली चीज हमारी क्या हुई थी, हमको 5,000 रुपए का आई थिंक बैड डेट्स रिकवर हुआ था, देखो 5,000 का, यह हमने क्या लिखा था, बाय बैंक। तो 5,000 रुपए हमारे पास आ गए थे, क्योंकि हमारा बैड डेट का कुछ रिकवरी हुई थी। और क्या हुआ था, नया पार्टनर 25,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और 58,000 का कैपिटल लेके आया, तो 25,000 प्लस कैपिटल आया 58,000।
बस तो ये चीजें हुई थी। तो अब इसका आप जोड़ के देख लेना क्या टोटल आ रहा है। 2 मिनट में जोड़ लेता हूं इसको। तो टोटल आ रहा है आई थिंक 1,13,000, 1,13,000, राइट। तो आई बिलीव मैंने सारी चीजें डाल दी और अब आपकी बैलेंस शीट टैली करनी चाहिए। तो पहले मैं इसकी बैलेंस शीट को एक्सटेंड कर देता हूं, फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड करने की जरूरत है, दैट्स इट बस। तो टोटल वैसे मैच करेगा, मैं चेक कर लेता हूं। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 480,500, जो कि आंसर से तो मैच कर ही रहा है, लेकिन एग्जाम में तो आंसर होगा नहीं हमारे सामने। एग्जाम में तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारा एसेट साइड का भी टोटल ठीक आ रहा है कि नहीं। तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। 147,500 वैसे आ रहा होगा, मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि नहीं आ रहा हो। 1,13,000, 485,500, यस करेक्ट, राइट। तो बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई। एक मिनट देना जरा, चलो। तो हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई और हमारा बुक से भी आंसर मैच कर गया, ठीक है बस। ये था आपका टाइप 3 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इसी आपकी बेसिकली जो टाइप 3 आपका लास्ट टाइप था कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो इसी टाइप के अराउंड आपका क्वेश्चन बनना चाहिए आपके एग्जाम में। तो यही आपको यहाँ पे सीखना था, ठीक है। तो बच्चे बहुत डरते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट से, बट मैं उम्मीद करता हूँ 3 वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको कैपिटल एडजस्टमेंट में आप कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। आप कोई भी केस आ जाए, पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा केस हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का लग रहा है तीनों में से। उसके लिए मैंने आपको सारी कीवर्ड्स बता दी थी कि किन कीवर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तीनों केसेस में। और उसके बाद आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का बेसिकली एप्लीकेशन करना है, जो कि इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगता है, राइट। एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कैपिटल एडजस्टमेंट आने की, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट का चैप्टर हो, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। आई बिलीव बुक में एक इलस्ट्रेशन होगा, बुक में एटलीस्ट एक इलस्ट्रेशन होगा इस टाइप के कैपिटल एडजस्टमेंट में। क्वेश्चन तो है नहीं, कब क्वेश्चन तो एक ही है, तो आप इलस्ट्रेशन अगर है तो उसको जरूर सॉल्व कर लेना अपने आप से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, सारी डिस्कशंस आपको समझ आई होगी एंड क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं फिर आपसे मिलूंगा ऐसी एक और नई वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।